तो दोस्तों हम लोग आज शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड का आपका गोधूली का 5वां चैप्टर जो है गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा हुआ नागरी लिपि। तो सबसे पहले हम पढ़ने के जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उसमें पूरे कीवर्ड को निकालते हैं। तो सबसे पहले पीछे जो आप जाइएगा तो पीछे आप देखिएगा कि शब्द निधि दिया हुआ होता है जो कठिन शब्दों का सार होता है। तो आप उसको पढ़ने से आपको क्या होगा कि चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द निधियाँ हैं, मतलब शब्द संग्रह दिया गया है। जैसे लिपि, तो लिपि क्या होता है? लिपि होता है ध्वनियों के जो लिखित चिन्ह हैं, यानी ध्वनि का लिखित चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि आप लिखते जा सकते हैं। लिपि क्या होता है? लिखित चिन्ह होता है। उसके बाद आता है नागरी। नागरी किसे कहते हैं? तो जो नगर में इस्तेमाल हो उसे हम नागरी कहते हैं। नगर में, शहर में या शहरों की चीज़ों को नागरी कहते हैं। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। अनुकरण मीन्स नकल करना, मतलब कोई दूसरा जैसे कर रहा है वैसे ही अगर हम कोई काम करते हैं तो वो होगा नकल करना। एक है ब्राह्मी, ये एक प्राचीन लिपि है। कौन सा? प्राचीन लिपि है, भारतीय लिपि है जिसे नागरी आदि लिपियों का विकास हुआ। इसी से मतलब ब्राह्मणी लिपि से ही नागरी लिपि का विकास हुआ है, ये याद रखें। पोथियाँ, तो पुस्तकों को पोथियाँ कहते थे मगही में, पोथियाँ। टकसाल, तो जहाँ सिक्के ढलते हैं ना, मतलब जहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? टकसाल। जैसे आप कभी व्यंग में सुने होंगे टकसाल खोल के रख लिया, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या पैसा बनाने की फैक्ट्री है, ये है। तो टकसाल का मतलब पैसा बनाने की फैक्ट्री। राम सिय, मतलब सीता और राम को हम क्या कहेंगे? राम सिय। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब पहचान, सत्ता, ये सब हमारा अस्तित्व है। हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा जाता है ना उसे हम क्या कहेंगे? हस्तलिपि। आद्य लेख, जो अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख थे, मतलब प्राचीन जमाने के जो लेख थे उसे हम क्या कहेंगे? आद्य लेख। विद्यानुराग, तो जो विद्या से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलेंगे? विद्या अनुरागी। अब हम लोग इसके प्रश्न देख लेते हैं ताकि हम जब पाठ पढ़ रहे हो तो हमें पता चले कि हाँ ये प्रश्न भी पूछा गया था, किस टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहले तो नीचे क्या होते हैं? नीचे के प्रश्न जो होते हैं वो ग्रामर से होते हैं। जैसे यहाँ पे करा है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों को स्पष्ट करें कि ये दोनों में क्या है। तो एक है कि ये प्रत्न और दूसरा है प्रयत्न। एक है लिपि और एक है लिप्त। एक है नागरी, एक है नागरिक। तो आप समझ सकते हैं दोनों अलग अलग चीज किस रूप में है, पट और पट। उसके बाद है पर्यायवाची लिखना, जैसे मत, मतलब इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में है? पर्यायवाची, भिन्नार्थक शब्द। तो भिन्नार्थक मतलब दो एक जैसे दिखने वाले शब्दों का अर्थ जब भिन्न होता है तो भिन्नार्थक शब्द। और पर्यायवाची मतलब दो भिन्न भिन्न शब्दों का जो अर्थ होता है एक होता है, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। उसके बाद है समास विग्रह। तो आप तो जानते होंगे कि एकल पद को कारक चिन्हों की सहायता से 2-3 पदों में तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। फिर है संज्ञा बनाएं। ठीक, तो ये चीज। अब हम पाठ के आसपास चलते हैं। तो पाठ में क्या क्या प्रश्न आए हैं कि देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो ये पाठ में मिलेंगे। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, ये सब। लेखक के किन किन भारतीय लिपियों में से देवनागरी का संबंध है? नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लिखा गया है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की पहचान क्या है? उत्तर भारत में किसी शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए। मतलब ये पूरे नागरी लिपि का इतिहास मतलब इस चैप्टर में हमें शायद पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो इस टाइप की चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? तो लेखक के जीवनी से। लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो आप सबसे पहले तो लिख लें क्या? गुणाकर मूल्य। तो कहते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म 1935, कब? 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1935 महाराष्ट्र अमरावती। कहाँ? अमरावती के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी, मतलब ये किस भाषा में ग्रहण शिक्षा किए? मराठी भाषा में किए। इन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी की पढ़ाई की। फिर वे
वर्धा चले गए। कहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए? वर्धा एक जगह का नाम है, ठीक है। और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी एवं हिंदी का अध्ययन भी किया। मतलब वहाँ जाके, वर्धा जाके अंग्रेजी हिंदी सीखे, नहीं तो ये केवल मराठी ही जानते थे। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय से मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। मतलब ये बाद में गणित पढ़े। कौन कौन से? मैट्रिक से लेकर एमए तक गणित में किए। 2009 में मूले जी का निधन हो गया। कब हुआ? 2009 में गुणाकर मूले का निधन हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए जो इनके जीवनी से था? 1935 महाराष्ट्र, अमरावती, मराठी, वर्धा, अंग्रेजी एवं हिंदी अध्ययन, गणित, और 2009। ये उनका पूरा जीवन का कीवर्ड था जिसकी मदद से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। अब है गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य के क्षेत्र में बड़ा व्यापक है। उन्होंने गणित क्या क्या पढ़े हैं? देखिए, गणित, खगोल विज्ञान भी पढ़े, अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान का इतिहास, उसके साथ साथ पूरा लिपि शास्त्र, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा। केवल पढ़े ही नहीं बल्कि उसके बारे में लिखे भी, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास और पूरा लिपि शास्त्र। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक तथा 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। कितने लेख लिखे उन्होंने? 2500 लेख लिखे। और कितने किताब? 30 पुस्तक लिख डाले। उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है ये आप ध्यान रखें। एक है अक्षरों की कहानी, उनका लिखा हुआ है। दूसरा है भारत इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ठीक है, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। और उसके बाद जो इनका मूल रूप से प्रसिद्ध है वो है मेंडलीफ। ये किताब का नाम है इनका, किसी मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक के जीवन पे लिखे हैं ये। महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय और भारतीय विज्ञान की कहानी। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। कौन सा पुस्तक है? अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पूरा लिपियों का विस्तृत, मतलब पुरानी जो लिपियां थी, पहले जो लिखे जाते थे, जैसे आप सुने होंगे कि जरासंध का एक गुफा है जिसमें ऐसे लिपि में लिखा है कि उसे कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वैसे वैसे बहुत सारे लिपियां हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, परंतु इन्होंने बहुत सारे लिपियों को अध्ययन करके उसके बारे में लिखे हैं, पूरा लिपियों के बारे में लिखे हैं। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक, किस पुस्तक से? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये जो आप नागरी लिपि पढ़ने जा रहे हैं ये भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से ली गई है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विषय की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। मतलब हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? नागरी लिपि, या कह सकते हैं इसी को देवनागरी लिपि। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता कि कितना पुराना है, व्यापकता कितने विशाल क्षेत्र में बोला जाता है, लिखा जाता है, और शाखा विस्तार कि इसके कितने शाखाएं उत्पन्न हुए। प्रभाव शैली, प्रभावपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है, मतलब व्याख्यान दिया गया है। व्याख्यान का मतलब बोलकर, आख्यान का मतलब लिखकर। तो यहाँ पे आख्यान प्रस्तुत है, लिखित रूप में प्रस्तुत है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजात के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए, ऐतिहासिक जानकारियां इसमें मिलेगी इस पाठ में, देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश किए हैं। तो अभी अभी क्या कौन कौन से शब्द आप जो इसमें इंपॉर्टेंट थे? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पूरा लिपि शास्त्र, 30 पुस्तक, 250 लेख, अक्षरों की कहानी, मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, अक्षर कथा, पूरा लिपियों, भारतीय लिपियों की कहानी, नागरी, देवनागरी, आख्यान प्रस्तुत, ऐतिहासिक जानकारियां। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाठ में चलते हैं कि पाठ में क्या
कहा गया है। तो नागरी लिपि पाठ का पहला पैराग्राफ से शुरू करते हैं। कहते हैं जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। जो आप पुस्तक में पढ़ रहे हैं वही हमारी देवनागरी लिपि है। करीब 2 सदी पहले, कितने सदी? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। 200 साल पहले लगभग इसका टाइपिंग बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। पुस्तक छपने लगी नागरी लिपि में कितने साल पहले? 200 साल पहले, 2 सदी पहले, मतलब 200 साल लगभग पहले पुस्तकें छपने लगे। इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आई, मतलब टाइपिंग के कारण जब टाइपिंग हो गया, पुस्तक छपने लगा, तो इसकी जो अक्षर थे वो स्थिर हो गए, बदलाव नहीं कर रहे हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो भी बोली जाती है हिंदी या कोई और भी बोली, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली को और भी नाम है खसकुरा। नेपाली को और क्या नाम है? खसकुरा। तो जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाली जो भाषा है वो खसकोरी, नेवारी भाषा, चाहे नेपाली हो चाहे नेवारी हो, नेवारी भी नेपाल में बोला जाता है, नेवारी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आगे मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर अल है। अब ये अल देखते होंगे क्या ऐसा है, इस टाइप्स का आप किताब में देख रहे हैं। हमने देखा कि प्राचीन काल में संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषाओं में हम ध्वनि थी। क्या था? प्राचीन काल में संस्कृत, कौन सा? संस्कृत और प्राकृतिक भाषा, संस्कृत को ही प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। तो संस्कृत प्राकृतिक भाषा ध्वनि थी, मतलब ये केवल बोला जा रहा था। इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर भी मिलते हैं। अभिलेख मतलब जो पत्थरों पे राजाओं ने लिखवाया है, खुदवाया है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो ये अभिलेखों से हमें पता चलता है, क्योंकि उस वक्त का तो कागज उगज था नहीं, तो वो कहाँ लिखा जाता था? पत्थरों पे। देवनागरी लिपि के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित तथा कुछ अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक का उद्धरण एवं ग्रंथ छापते हैं। मतलब रोमन अक्षर भी संस्कृत में लिखा जाने लगा है। रोमन अक्षर का मतलब ABCD, ठीक है? तो वहाँ पे भी संस्कृतों का प्रयोग किया जाने लगा है। आगे तो अभी इस पूरे स्क्रीन में स्लाइड में क्या क्या पढ़े? 2 सदी, टाइप बने, हिंदी, नेपाली, खसकुरा, नेवारी भाषा, मराठी भाषा, संस्कृत, प्राकृतिक भाषा, अभिलेख, रोमन अक्षर। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में, अगले पार्ट में चलते हैं। कहते हैं कि देवनागरी लिपि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई वो प्रायः देवनागरी लिपि में है। वैसे ही विदेशों के पंडितों ने भी इसका प्रयोग किया है। अब है गुजराती लिपि। कौन सा लिपि? गुजराती लिपि। तो गुजराती लिपि क्या होता है? गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, मतलब ये भी देवनागरी जैसा ही है जो गुजराती लिपि है। वांगला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की ही पुत्री कही जाती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि पुत्री नहीं तो बहन तो अवश्य कही जाती है। मतलब बंगाल को क्या कहा जाता है? बांग्ला लिपि को देवनागरी की बहन कही जाती है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न है। कहाँ? दक्षिण भारत लिपि जो तमिल लिपि है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारतीय की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये जो लिपियाँ हैं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। मतलब ये सारे लिपियाँ किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियाँ मतलब जो किताब लिखने का व्यवहार होता था, पोथियाँ लिखने का व्यवहार होता था, वो नागरी लिपि। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले। आरंभिक लेख मतलब शुरुआत के जो अभिलेखें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से, केरल, तमिल तरफ से। ठीक है, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि
नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। ठीक है, नंदी नागरी किधर की लिपि है? तो कह सकते हैं ये दक्षिण भारत की लिपि है। कोकन के शिलाहार, कोकन एक जगह है जिसका शिलाहार लिपि, कोकन के शिलाहार, अच्छा ये सब अथी है, कोकन, शिलाहार, मानखेट, मानखेट जगह के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासक के लेख नंदी नागरी में ही लिखे हुए हैं। कौन? ठीक है, कोकन के शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासक के क्या लिखे हुए हैं? नंदी लिपि में, नंदी नागरी में लिखे हुए हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी कहा जाता था। कहाँ के राजाओं को? विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर पहले ही लिख चुके हैं। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। मतलब दक्षिण भारत में ये सब लिपियां विकसित हो रही है। फिर भी दक्षिण भारत के अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। जैसे राजराजा, कौन? राजराजा, जिसको राजेंद्र, राजराजा और राजेंद्र, प्रतापी चोल राजा, कौन थे? चोर राजा। ठीक है, चोल राजा जो 11वीं सदी में, कब थे? 11वीं सदी के सिक्कों पर, इनके सिक्कों पर नागरी लिपि, नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर भी लिखा रहता था। कहाँ के शासक? केरल शासक। केरल के शासक के सिक्का पे क्या लिखा रहता था? वीर केरलस। ये वीर केरलस जो लिखा हुआ है ये किस लिपि में है? नागरी लिपि में है। तो अभी अभी इस स्लाइड में आप कौन कौन से शब्द देख रहे हैं? गुजराती लिपि, बांग्ला लिपि, बहन, दक्षिण भारत लिपियां, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ब्राह्मी लिपि, पोथियां, आरंभिक लेख, दक्षिण भारत, नंदी नागरी, कोकन, शिलाहार, मानखेट, राष्ट्रकूट, देवगिरी, यादव, विजयनगर, शासक, राजराजा, राजेंद्र, चोर राजा, 11वीं सदी, केरल शासक, वीर केरलस। अब अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज में क्या कहता है कि सुदूर दक्षिण, मतलब दूर दक्षिण में जब जाते हैं तो प्राप्त बरगुन का अपिलम, कौन? बरगुन, क्या है? नाम क्या है? वर्गुन का पाली में ताम्रपत्र, पाली में लिखा हुआ है कौन सा चीज? ताम्रपत्र। पाली में ताम्रपत्र 9वीं सदी में, कब का है ये? 9वीं सदी में, नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, कौन सा? पराक्रम बाहु, विजय बाहु, ये कब थे? 12वीं सदी में थे। आदि शासक के सिक्के भी किस लिपि में लिखे हुए हैं? नागरी अक्षर में देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत, किधर? उत्तर भारत, ये सब हम किधर की बात कर रहे थे? दक्षिण भारत की बात कर रहे थे। उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक की नींव डालने वाले मुहम्मद गजनबी, इस्लामी शासक की शुरुआत किसने किया था? मुहम्मद गजनबी, जो लुटेरा था मूल रूप से। 11वीं सदी के पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में, कहाँ के? लाहौर, टकसाल मतलब आप जानते ही हैं, जहाँ सिक्का छपता है यानी सिक्का ढलता है। टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों, कौन सा चीज? चांदी के सिक्के पर हमें नागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कुफी लिपि में कलमा मतलब कोई पंक्ति, कलमा अंकित होता था, कलमा, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित होता था। और वो अंकित क्या था? अभ्ये मुक्ते मुहम्मठा अवतारा नृपति महमूद, ये लिखा रहता था। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए। कब शुरू किए गए ये सिक्के? जो मोहम्मद गजनबी ने बनाया था 1028 में। स्मरण रहे कि लगभग उसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं, ठीक है, दक्षिण के चोल राजाओं या चोर राजाओं, यहाँ बार बार लिखा हुआ है, के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, कौन? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। बादशाह अकबर, कौन? अकबर
ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर लिखा हुआ था राम सिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? राम सीता की आकृति बनी थी और लिखा था राम सिया शब्द अंकित था। तो इस स्लाइड में आप कौन कौन से शब्द देखे और लिखे? वो था पालीमय ताम्रपत्र 9वीं सदी, पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी, उत्तर भारत, इस्लामी शासक, मोहम्मद गजनबी 11वीं सदी, लाहौर, टकसाल, चांदी सिक्का, कुफी लिपि, कलमा अंकित 1028, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर, राम सीता, राम सिया, मतलब उनमें राम सीता की आकृति रहती थी और राम सिया लिखा रहता था। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, मतलब उत्तर भारत में मेवाड़ राज्य के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, ये सब जाति के नाम हैं, कठियारब के गुजरात के सोलंकी, मतलब कठियावाड़ गुजरात में है जहाँ के सोलंकी, आबू के परमार और जेवा युक्ति के बुलंदखेर के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलंचुरी शासक के लेख नागरी लिपि में है। कौन कौन? मेवाड़ के गुहिल, मतलब मेवाड़ और गुहिल आप लिख सकते हैं। सांभर जो अजमेर में है वहाँ के चौहान लिख सकते हैं। कन्नौज और गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के, ये सारे चीज़। उसके बाद है उत्तर भारत में इसी लिपि को हम देवनागरी लिपि से जानते हैं। किस लिपि से जानते हैं? नागरी को ही हम उत्तर भारत में देवनागरी कहते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी 8वीं-9वीं सदी से ही नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था और यह एक सार्वदेशिक भाषा थी, लिपि थी। कैसी लिपि थी? सार्वदेशिक, मतलब जिसको समूचे देश में लिखा जाता था। ठीक है, कब से ये शुरुआत हुआ है? 8वीं-9वीं सदी से। कब से? 8वीं-9वीं सदी से। अब है गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि। किस काल की? गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि के बाद ही सिद्धम लिपि। कौन सा लिपि? सिद्धम लिपि के अक्षरों से सिरों पर छोटी आरी लकीरें और छोटे ठोस त्रिकोण हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें हैं। देखिए, सिद्धम लिपि में छोटी लकीरें हैं, जबकि इसमें क्या है? नागरी लिपि में पूरी लकीरें हैं। और ये लकीरें जो उतनी ही लंबी होती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। कितनी लंबी होती है ये लकीरें? अक्षरों की चौड़ाई इतनी। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई पड़ते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्रकार से नागरी के अक्षर आधुनिक नागरिक से मिलते जुलते हैं। जो प्राचीन नागरी है वो आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं। प्राचीन मतलब जो पहले के नागरी लिपि थे और आज के इस आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपने क्या क्या पढ़ा? मेवाड़, गुहिल, सांभर, अजमेर, चौहान, कन्नौज, गढ़वाल, काठियावाड़, गुजरात, सोलंकी, आबू, परमार, बुलंदखेड़, चंदेल, त्रिपुरा, कलंचुरी, 8वीं-9वीं सदी, सार्वदेशिक लिपि, गुप्तकाल, ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, पूरी लकीरें, अधूरी लकीरें, चौड़ाई, प्राचीन नागरी, आधुनिक नागरी। अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं हम बता चुके हैं कि दक्षिणी भारत में नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से ही मिलने लगे। नंदी नागरी जो है वो कब से मिलना लगा? 8वीं सदी से ही मिलने लगा। उत्तर भारत से 9वीं सदी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय में ही नागरी लिपि की शुरुआत हुई। नागरी लिपि जैसे अक्षर कुछ पुराने लेख दिखाई देते हैं और पुरानी शैलों में कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नागरी या देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार, किसमें मतभेद है? विद्वानों में, जो लिपि के बारे में जानकार रखते हैं।
एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का एक कोटि है, ठीक है। नागर ब्राह्मण ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया था, मतलब नागरी लिपि का इस्तेमाल किन्होंने किया था? नागर ब्राह्मण ने किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, ठीक है। नागर ब्राह्मण के इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है। काशी क्या है? देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा, ठीक। और यह एक संकुचित मत है, मतलब कुछ लोगों का मत है, ठीक है, कि काशी के कारण इसको देवनागरी पड़ा, कि काशी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक अलबेरूनी, कौन सा? अलबेरूनी ने 1030 ईस्वी में अपने ग्रंथ में लिखा था, मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा एक जगह का नाम था उस वक्त, तो मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका है। अब इसलिए निश्चय है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर को संबोधित करता है। पादताड़ीतकम एक नाटक है। पादताड़ीतकम नामक एक नाटक में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली भी नागर शैली है। स्थापत्य शैली कौन सा है उत्तर भारत की? नागर शैली, मतलब नगरों को बसाने की शैली है। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम क्या कहते थे? विक्रमादित्य भी कहते थे, और उसी का नाम क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता था। पटना का एक और नाम क्या है? देवनगर भी है, कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद वे देवनागरी नाम दिया गया। मतलब ये कहा क्या गया कि पटना का चूंकि नाम था देवनगर, इसलिए पटना में इस्तेमाल होने वाली लिपि क्या कहलाई? देवनागरी लिपि कहलाई। लेकिन यह सिर्फ एक मत है, हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी कैसे अस्तित्व में आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता ईसा की 14वीं 15वीं सदी। कब? 14वीं 15वीं सदी। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा। मतलब विजयनगर वाले क्या बोलते थे? अपने लेखों को नंदी नागरी कहते थे। विजयनगरी के राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु, नागरी लिपि में मिलते हैं। इनके कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में जानकारी मिलती है। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। वेदों को पहली बार कब लिखा गया था? जब विजयनगर के राजा राज कर रहे थे, यानी 14वीं 15वीं शताब्दी में वेदों को लिखा गया था। उसके पहले वेद सुनाए जा रहे थे, यानी सुन कर लोग वेदों का अध्ययन कर रहे थे। पहली बार 1400 से 1500 के बीच में वेद लिखा गया है। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि लिखा गया हो। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकटंको, कौन? वाकाटको और राष्ट्रकूटों, वाकाटंको और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम क्या है? नंदीनगर। आधुनिक में इसको नादेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नादेर बोलते हैं आज। लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। चूंकि नंदी नगर का ये लिपि था, इसलिए इसको शायद नंदी नागरी कहते हैं। मतलब अलग अलग मत है कि इसको क्यों नागरी। लेकिन हमें नामकरण की इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी तक हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि हो चुकी थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले। इस नागरी लिपि के उदय
के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन प्रारंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आए और भारतीय समाज बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज या हिंदू धर्म, यानी बहुत सारे को मिलकर बन गया क्या, हिंदू धर्म। आगे हम लोग बात करते हैं, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। जैसे 8वीं 9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग गया था। हिंदी के आदि कवि किनको कहा जाता है, सरहपाद। 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत में जो हस्तलिपि मिली वह भी 10वीं 11वीं सदी की ही लिपि लिखी गई थी। सरहपाद और दोहा कोश ये दो आदि कवि द्वारा मतलब तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है नेपाल से और भारत के जैन भंडारों, मतलब नेपाल और जैन भंडार मतलब जहाँ पे जैनियों का ग्रंथ है, इस काल में बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली और इसी काल में भारतीय आर्य भाषा, भारत की भाषा क्या, आर्य भाषा, जिसको संस्कृत भी कहते हैं, परिवार की आधुनिक भाषाएं थी। आर्य भाषाएं क्या थी, मराठी, बंगला जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगे थे। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय मिलने लगे। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि को कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार होने लगा। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत के नीचे के दक्षिण प्रदेश में भी मिले। नागरी लिपि के सबूत वहां भी मिले। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग समांगन दानपत्र जो होता था उसमें लिखा हुआ था। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली और ये राष्ट्रकूट शासक पूर्णतः कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के, कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा क्या थी, कन्नड़ थी। परंतु ये खान देश विदर्भ से बस गए थे। ये कहाँ आ गए, विदर्भ में आके बस गए। दंती दुर्ग के कारण उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा और इस कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलेरापुर, जिसको एलोरा आज क्या कहते हैं, एलोरापुर कहते हैं या वेरुल कहते हैं, अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया, मतलब कैलाश मंदिर उसी वक्त बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले। 9वीं सदी में अमार्गवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ और इस अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानिखेट बना दिया। कहाँ बना दिया, मानिखेट बना दिया। अब इसमें आप कौन कौन से पढ़े, नेपाल, जैन भंडार, भारतीय आर्य भाषा, मराठी, बंगला, द्रविड़ भाषा, तमिल भाषा, ब्राह्मी लिपि, विंध्य पर्वत, दक्खन प्रदेश, राजा दिंतगुर, समांगन, कर्नाटक, कन्नड़, खानदेश, विदर्भ, एलोरापुर, बेरुल, कैलाश मंदिर, कृष्ण। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। मालखेड़ की नींव डाली। अमोघ वर्ष, कौन सा, अमोघ वर्ष के शासनकाल में, ये एक नाम है, अमोघ वर्ष के शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, ये एक गणितज्ञ थे, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह को लिखा। ये आपसे पूछा जा सकता है, गणित सार संग्रह को किसने लिखा, तो महावीराचार्य ने लिखा। कब लिखा था, 850 ईस्वी में लिखा था। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश, कहाँ, कोकण प्रदेश के शिलाहारों का राज स्थापित हो गया और 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज कोल्हापुर, सातारा प्रदेश में स्थापित हुआ और इन शिलाहारों ने अनेक नागरी लेख लिखे और ये सारे लेख कहाँ पे मिले होंगे, पत्थरों पे मिले होंगे। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे और अच्छी
कुलाबा जिला, ये कहाँ है, कुलाबा जिला के शिलाहार शासक जिसको केसी देव प्रथम, एक शिलालेख मिला जो संस्कृत और मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि कौन सी है, नागरी है। परंतु दिवे आगर जो रत्नागिरी जिला में मिला, ताम्रपट्ट मतलब तांबा का पट्टी मिला जो पूर्णतः मराठी में लिखी हुई है और मराठी का आधलेख माना जाता है, नागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब है ये कर्नाटक प्रदेश के श्रवण, श्रवण जो लोग थे वे जैनों के साथ एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। कहाँ है, श्रवण बेलगोल स्थान पर जैन का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान को विविध भाषाओं में लिपियों में अनेक लेख मिले और श्री गंगराज सुताले करीवेल श्री गंगाराज के परकोटा बनवाया गया। तो अभी अभी इस स्लाइड में क्या क्या देखे हम लोगों ने, गणित सार संग्रह जो महावीरचार्य का था, कोंकण प्रदेश शिलाहार, कोंकण सतारा प्रदेश, कुलाबा जिला शिलाहार शासक केसी देव प्रथम, दीव आगरे रत्नागिरी जिला, ताम्रपट्ट, श्रवण बेलगोल स्थान जैन, गोमतेश्वर, श्रीगंगराज सुताले करबिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेला जो स्थान था एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और एक गोमटेश्वर का भव्य पुतला इस स्थान पर विविध भाषाओं में लिखी गई है। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चाउंडे राज करबिले, एक लेख में लिखा हुआ है श्री चाउंडे राज करबिले। ये लेख दक्षिणी शैली के नागरी लिपि में है। वहीं देवनागरी के यादव राजाओं ने नागरी लिपि को बहुत सारे लेख लिखे और यादव राजा में कौन थे, रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्रा अक्षरों की बाईं ओर से एवं कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेश ने भी नागरी को लिखा था। अब आगे बात करते हैं। उड़ीसा जो एक कलिंग प्रदेश है, उड़ीसा का एक कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व है। उड़ीसा में एक कलिंग लिपि का अस्तित्व है, परंतु गंग वंश के कुछ शासक लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। वहीं नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिमी तथा पूर्व भारत के भी बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले। दक्षिण भारत के सांग प्रदेश, कौन सा, सांग प्रदेश, राजा वर्गुन एवं पलियम ताम्रपत्र एवं प्रथम ताम्रपत्र तली शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू हो जाता है। उत्तर भारत के पहले गुर्जर प्रतिहार जो राजाएं थे उत्तर भारत का, वो गुर्जर प्रतिहार के लेख भी नागरी लिपि में मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, ठीक है। और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश, किस प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार रहे, अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वहां पे महेंद्र भोज, कौन, महिर भोज, महेंद्रपाल प्रतिहार शासक थे मूल रूप से। महिर भोज 840 से 81 ईस्वी तक ग्वालियर परास्त कर नागरी लिपि संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा। आगे है धारा नगरी, धारा नगरी जिसको परमार शासक भोज, परमार शासक कौन, भोज एवं विद्यानुराग मतलब विद्या के लिए इच्छित इतिहास से सबसे प्रसिद्ध हैं, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले और इस राजा के वंशवारा और बेतमा दानपत्र क्रमशः किस भाषा में लिखे हुए हैं, कोकण विजयी और कोकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। वे किस भाषा में थे, वो भी नागरी भाषा में थे, जो कि कहाँ था लिखा हुआ, बेतवा इंदौर के समीप एक जगह है, ठीक है। आगे आपका सबसे आखिरी पैराग्राफ है। हमने उन्हीं आरंभिक नगरी को संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों में नागरी लेख अंकित किए। अब यहाँ पे अगर देखिए इस पूरे पाठ में पूरा ऐतिहासिक वर्णन था। आपको इतना ज़्यादा हिंदी में ऐतिहासिक वर्णन नहीं करना है, आपको करने क्या है, नीचे जो जो प्रश्न दिए गए, क्योंकि अगर इससे प्रश्न आएंगे
तो आप देखिएगा बहुत सारा इतिहास वर्णन यहाँ पे ज़्यादा है, हद से ज़्यादा इतिहास वर्णन है, जो कि याद करना मुश्किल होगा। तो उसको आप क्या करें, उसको आप क्या करें कि बस आप इस पाठ के जो प्रश्न हैं नीचे दिए गए, उन प्रश्नों के अनुसार जो जो आपको जरूरी लगे उसको आप संग्रहित कर लें और उसी प्रश्नों का जवाब आप एक बार तैयार कर लें। फिर इस चैप्टर से बहुत कम प्रश्न आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध ऑब्जेक्टिव आता है, परंतु ये चैप्टर जो है पूरा तरीके से आपका ऐतिहासिक वर्णन था और इतना बोझ आपको उठा के नहीं चलना है कि ये पूरा के पूरा याद करें। आपको बस इसके नीचे के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लायक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।